सोचिए एक ऐसा रिटेल साम्राज्य है जहां बड़े शहरों के स्टोर्स की ग्रोथ अचानक बिल्कुल रुक गई है। मतलब एकदम फ्लैट, जीरो ग्रोथ। हम्म और आमतौर पर देखा जाए तो किसी भी कंपनी या निवेशक के लिए ये एक पैनिक बटन दबाने वाला पल होता है। मतलब हर कोई घबरा जाता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये वही कंपनी है जिसने अभी अभी 18,343 करोड़ रुपए का बम्पर रेवेन्यू दर्ज किया है। हम्म और बढ़ती महंगाई के बावजूद अपने मुनाफे के मार्जिन को बिल्कुल भी खरोंच तक नहीं आने दी है। सही बात है। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सतह पर दिखने वाले इन शानदार आंकड़ों के पीछे असल में चल क्या रहा है। तो आज के इस डीप डाइव में हम भारत के सबसे बड़े रिटेल चेन्स में से एक एवेन्यू सुपरमार्ट्स के हुड के नीचे झांकने वाले हैं, जिसे हम सब डीमार्ट के नाम से ज्यादा बेहतर जानते हैं। और आज हमारे पास जो स्रोत है ना, जैसे उनके Q1 FY27 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, उनके जरिए हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे ये कंपनी एक तरफ 1,000 करोड़ रुपए के नए कर्ज के जरिए विस्तार कर रही है। अच्छा, मतलब डिबेंचर के जरिए। हाँ, डिबेंचर के जरिए। और दूसरी तरफ अपनी उस क्लस्टर रणनीति नाम के हथियार से अपने इन्वेंट्री और मुनाफे को बचा भी रही है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्योंकि जब हम किसी साधारण दुकान की बात करते हैं तो गणित बहुत सीधा लगता है। मतलब सामान सस्ते में खरीदो और अपना मार्जिन जोड़कर बेच दो। बिल्कुल। लेकिन जब वही दुकान 20 मिलियन वर्ग फुट से ज्यादा के एक विशाल साम्राज्य में बदल जाती है ना, तो चीजें इतनी आसान नहीं रहती। हाँ, वो तो है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम Q1 FY27 के उन मुख्य आंकड़ों पर बात करें जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहली नजर में ये तिमाही कंपनी के लिए कैसी रही है? देखिए, पहली नज़र में आंकड़े बहुत ही मजबूत दिखते हैं। अगर हम स्टैंड अलोन रेवेन्यू की बात करें तो ये पिछले साल के मुकाबले 15.1% की बड़ी छलांग के साथ 18,343 करोड़ रुपए हो गया है। 15% की ग्रोथ, मतलब बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हाँ, और जब बिक्री बढ़ती है तो निवेशक ये देखना चाहते हैं कि क्या मुनाफा भी उसी रफ्तार से बढ़ा है। तो क्या मुनाफा बढ़ा है? यहाँ जवाब है हाँ। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट, जिसे हम PAT या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, वो 12.8% बढ़कर 936 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। रेवेन्यू 15% बढ़ना और मुनाफा लगभग 13% बढ़ना, कागज पर तो ये एक बेहतरीन कहानी लगती है, लेकिन मुझे एक बात हमेशा खटकती है। क्या? देखिए, आज के समय में हर चीज महंगी हो रही है, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ रही है, बिजली का बिल, ट्रकों का डीजल, रियल एस्टेट का किराया, सब कुछ बढ़ रहा है। सही बात है। तो ऐसे में जब रेवेन्यू बढ़ता है तो अक्सर खर्च भी उतनी ही तेजी से बढ़ते हैं जो मुनाफे को खा जाते हैं। तो डीमार्ट के मार्जिन का क्या हाल है? क्या वे इन बढ़ते खर्चों का दबाव झेल पा रहे हैं? यही तो इस तिमाही की सबसे बड़ी वित्तीय उपलब्धि है। मतलब इतनी भारी प्रतिस्पर्धा और बढ़ती ऑपरेशनल लागतों के बावजूद कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है ना, जो कोर प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। बिल्कुल, वो मार्जिन पिछली बार के 8.2% से बढ़कर 8.3% पर स्थिर बना हुआ है। अरे वाह! और PAT मार्जिन में भी केवल 5.2% से 5.1% का एक बहुत ही मामूली बदलाव आया है। मुझे थोड़ा रोकिए यहाँ। मार्जिन का 8.3% पर स्थिर रहना कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कंपनी 100 रुपए का सामान बेच रही है तो वो अपने सारे मुख्य खर्चे निकालने के बाद भी लगातार 8 रुपए 30 पैसे बचा पा रही है, चाहे बाहर बाजार में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो। सही कहा आपने। ये उस मजबूत जहाज की तरह है जो तेज लहरों के बावजूद बिना हिले डुले अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। और इसी स्थिरता का सबसे बड़ा असर हमें कंपनी की अर्निंग्स पर, शेयर यानी EPS पर देखने को मिलता है। EPS, तो उसमें क्या बदलाव आया है? इस तिमाही में बेसिक EPS 12.75 रुपए से बढ़कर 14.35 रुपए हो गया है। अच्छा, और रिटेल निवेशकों के लिए तो EPS एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पैमाना होता है ना? बिल्कुल। जब EPS बढ़ता है तो ये शेयर धारकों को ये भरोसा दिलाता है कि कंपनी जो भी अतिरिक्त पैसा कमा रही है उसका सीधा फायदा उनके प्रति शेयर हिस्सेदारी में जुड़ रहा है। मतलब ये निवेशक के विश्वास को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही ठोस आधार का काम करता है। तो ये तो हो गई सतह की बात जो हर न्यूज़ हेडलाइन में छप रही है। लेकिन यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब 15% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखता है तो हम मान लेते हैं कि कंपनी का हर स्टोर
शानदार प्रदर्शन कर रहा होगा। हाँ, आमतौर पे लोग यही सोचते हैं। लेकिन जब हम इन स्रोतों की गहराई में जाते हैं तो दो अलग-अलग बाजारों की एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। मैं लाइक फॉर लाइक या LFL ग्रोथ की बात कर रही हूँ। बहुत ही क्रिटिकल मैट्रिक है ये। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये LFL ग्रोथ होती क्या है और विश्लेषक इसके पीछे इतने पागल क्यों रहते हैं? देखें, LFL यानी लाइक फॉर लाइक ग्रोथ का मतलब है उन स्टोर्स की वृद्धि दर मापना जो 24 महीने या उससे ज्यादा पुराने हैं। अच्छा, मतलब जो कम से कम 2 साल से खुले हुए हैं। हाँ, विश्लेषकों के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कोई कंपनी नए स्टोर खोलती है तो कुल रेवेन्यू तो अपने आप बढ़ेगा ही। नया स्टोर है, नई बिक्री होगी। सही बात है। लेकिन क्या कंपनी के पुराने स्टोर्स में ग्राहकों की भीड़ अभी भी बढ़ रही है? क्या वहां से लगातार ग्रोथ आ रही है? ये जानने के लिए LFL देखा जाता है। और यहाँ आंकड़े थोड़े चिंताजनक हैं। कैसे? मतलब पुराने स्टोर्स में क्या चल रहा है ऐसा? इस तिमाही में LFL ग्रोथ गिरकर केवल 5.5% रह गई है। सिर्फ 5.5? हाँ, अगर आप इसकी तुलना करें तो पिछले साल इसी तिमाही में ये 7.1% थी और पिछली ही तिमाही यानी Q4 FY26 में तो ये शानदार 10.8% पर थी। बाप रे, मतलब 10.8% से सीधा 5.5% पर आना एक बहुत बड़ी गिरावट है। बिल्कुल, और इसमें भी जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये कि बड़े मेट्रो शहरों में इन पुराने स्टोर्स की ग्रोथ इस तिमाही में बिल्कुल फ्लैट यानी स्थिर रही है। मतलब बड़े शहरों में कोई ग्रोथ नहीं हुई। ये तो किसी भी रिटेल कंपनी के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से बड़े मेट्रो शहर ही तो इन कंपनियों के कैश काउ होते हैं ना। वहाँ लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होता है और प्रति वर्ग फुट रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है। सही कह रही हैं आप। तो अचानक मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में लोग इन पुराने स्टोर्स पर जाना या ज्यादा खरीदारी करना कम क्यों कर रहे हैं? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो इसके पीछे कंज्यूमर बिहेवियर में आ रहा एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा। मेट्रो शहरों का बाजार अब सैचुरेट हो रहा है, मतलब वहां पहले से ही इतने विकल्प मौजूद हैं। इसके अलावा ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब वो एप्स जो 10 मिनट में ग्रोसरी घर पहुंचा देते हैं? बिल्कुल। मेट्रो शहर का जो ग्राहक पहले वीकेंड पर अपनी गाड़ी निकालकर एक बड़े सुपरमार्केट जाता था, पार्किंग ढूंढता था और ट्रॉली भरकर सामान लाता था। हाँ, वीकेंड शॉपिंग। हाँ, तो अब वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 10 मिनट डिलीवरी वाले ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब सुविधा ने कीमत को पछाड़ दिया है। इसीलिए मेट्रो शहरों में जो बहुत बड़े और पुराने स्टोर्स हैं, उनकी ग्रोथ रुक गई है। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ, अगर मेट्रो शहरों में ग्रोथ रुक गई है और कुल LFL ग्रोथ आधी रह गई है, तो फिर कंपनी का कुल रेवेन्यू 15% कैसे बढ़ गया? मतलब ये पैसा आ कहां से रहा है? ये पैसा आ रहा है नॉन मेट्रो यानी छोटे शहरों से। टियर 2 और टियर 3 शहर इस समय कंपनी की ग्रोथ को खींच रहे हैं। अच्छा। इन छोटे शहरों की जो स्टोर्स हैं वो लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और मेट्रो शहरों की इस कमी की पूरी तरह से भरपाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें तो एक बहुत बड़ा जोखिम है। मतलब अगर आप मेट्रो शहरों को छोड़कर छोटे शहरों में विस्तार कर रहे हैं तो वहां लोगों की प्रति व्यक्ति आय मेट्रो जितनी तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। एक छोटे शहर का ग्राहक एक बार में उतना बड़ा बिल नहीं बनाएगा जितना मुंबई का ग्राहक बनाता है। इसका मतलब है कि छोटे शहरों में प्रति वर्ग फुट रेवेन्यू हमेशा कम रहेगा। ये एक वैलिड पॉइंट है। तो ऐसे में कम रेवेन्यू के बावजूद कंपनी अपना 8.3% का जो भारी मुनाफा है वो कैसे बचा रही है? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के सबसे मास्टर स्ट्रोक हिस्से तक ले जाता है, और वो है कंपनी की क्लस्टर रणनीति और उनका लॉजिस्टिक्स मॉडल। क्लस्टर रणनीति। हमारे स्रोतों के अनुसार कंपनी का कुल रिटेल एरिया बढ़कर अब 20.7 मिलियन यानी 2.7 करोड़ वर्ग फुट हो गया है। बहुत बड़ा नंबर है। और उनके पास 503 स्टोर हैं। तो ये क्लस्टर रणनीति इस 20.7 मिलियन वर्ग फुट के विशाल साम्राज्य को कैसे संभालती है? देखिए, इसे एक साइकिल के पहिए की तरह समझिए। साइकिल के बीच में एक हब होता है और उससे जुड़ी हुई कई तीलियां या स्पोक्स होती हैं। ठीक है। कोई भी आम रिटेल कंपनी जब विस्तार करती है तो वो नक्शे पर हर राज्य में एक एक झंडा गाड़ने की कोशिश करती है।
मतलब एक स्टोर पंजाब में, एक बंगाल में, एक तमिलनाडु में। हाँ, ताकि पूरे देश में नाम हो। बिल्कुल। लेकिन क्लस्टर रणनीति इसके बिल्कुल उलट है। डीमार्ट हर जगह जाने के बजाय महाराष्ट्र या गुजरात जैसे किसी एक राज्य को चुनता है और वहीं सघनता यानी डेंसिटी बढ़ाता है। डेंसिटी बढ़ाता है मतलब वे एक शहर के आसपास ही 15-20 स्टोर खोल देंगे और उन सब के बीच में अपना एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना देंगे। ओह, अच्छा। तो इसका जमीनी स्तर पर फायदा कैसे मिलता है? अगर मैं इसे लॉजिस्टिक्स के नजरिए से देखूं, मान लीजिए एक ट्रक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से निकलता है। अगर स्टोर्स पूरे देश में फैले हैं तो उस ट्रक को एक स्टोर तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे और हजारों रुपए का डीजल फूंकना पड़ेगा। सही बात है। लेकिन अगर 15 स्टोर्स उसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के 50 किलोमीटर के दायरे में है तो वही एक ट्रक एक ही दिन में 4 स्टोर्स को माल सप्लाई करके वापस आ सकता है। आपने बिल्कुल सटीक नस पकड़ी है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भारी मात्रा में बच जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ट्रांसपोर्टेशन से भी ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर में होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। देखिए, जब सामान किसी स्टोर के शेल्फ पर रखा होता है तो वो असल में कंपनी का अटका हुआ पैसा है ना? हाँ। अगर वो सामान 30 दिन तक नहीं बिकता तो कंपनी की पूंजी 30 दिन तक फंसी रहती है। लेकिन क्लस्टर मॉडल में स्टोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के इतने करीब होते हैं कि जैसे ही शेल्फ से बिस्कुट का एक पैकेट बिकता है, कुछ ही घंटों में नया पैकेट वहां आ जाता है। अच्छा, मतलब सप्लाई बहुत तेज होती है। बिल्कुल। इन्वेंट्री एक बहते हुए पानी की तरह लगातार घूमती रहती है। पैसा कहीं फंसता नहीं है। मतलब कि आप कम पूंजी फंसाकर ज्यादा बार व्यापार कर रहे हैं। एकदम सही। और जब आपकी लॉजिस्टिक्स लागत कम होती है और इन्वेंट्री इतनी तेजी से घूमती है तो भले ही छोटे शहर का ग्राहक कम का बिल बनवाए, आपका खर्चा इतना कम होता है कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 8.3% है वो सुरक्षित रहता है। ये तो सच में टिकाऊ और स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ है। और इसमें एक और चीज बहुत बड़ा रोल निभाती है और वो है उनका उत्पाद मिश्रण यानी प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स, वो कैसे? स्रोतों के मुताबिक उनके कुल रेवेन्यू में फूड्स यानी खाने पीने के सामान की हिस्सेदारी 54.93% है। ठीक है। लेकिन जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल जैसे कपड़े, बर्तन, तौलिए वगैरह इनकी हिस्सेदारी 25.47% है। और हम जानते हैं कि जनरल मर्चेंडाइज में प्रॉफिट मार्जिन ग्रोसरी के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। मतलब दाल चावल पर मार्जिन कम होता है, लेकिन एक प्लास्टिक की बाल्टी या एक शर्ट पर मार्जिन काफी ज्यादा होता है। बिल्कुल। कंपनी का जो एवरीडे लो कॉस्ट मॉडल है ना, वो ग्राहकों को सस्ते राशन के नाम पर स्टोर के अंदर लाता है। लेकिन एक बार जब ग्राहक उस 20.7 मिलियन वर्ग फुट के विशाल साम्राज्य के अंदर आ जाता है तो वो उच्च मार्जिन वाले कपड़े या घर का सामान भी खरीद ही लेता है। अरे वाह! यही क्लस्टर रणनीति और प्रोडक्ट मिक्स मिलके उस 8.3% के मार्जिन को एक किले की तरह सुरक्षित रखते हैं। ये समझना सच में बहुत रोमांचक है कि कैसे पर्दे के पीछे लॉजिस्टिक्स और डेंसिटी काम कर रही है। लेकिन इस 20.7 मिलियन वर्ग फुट के साम्राज्य को संभालने और ऐसे नए नए क्लस्टर बनाने के लिए बहुत भारी भरकम पूंजी की जरूरत होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। आप सिर्फ अपने मुनाफे के पैसे से इतनी तेज गति से जमीन नहीं खरीद सकते और नए स्टोर नहीं खोल सकते। और शायद यही वजह है कि कहानी में एक नया मोड़ आता है, कर्ज यानी डेट। हाँ, ये इस तिमाही की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। कंपनी के बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर 1000 करोड़ रुपए तक के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जारी करने की मंजूरी दी है। मुझे ये बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है। कैसे? मतलब एक तरफ हम बात करें कि कंपनी 18,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, लगभग 1,000 करोड़ का मुनाफा कमा रही है, उनका इन्वेंट्री मॉडल इतना शानदार है। हाँ। फिर एक इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी को 1,000 करोड़ का कर्ज लेने की क्या जरूरत पड़ गई? यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इसका जवाब पूंजी की लागत यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और विस्तार की आक्रामकता में छिपा है। थोड़ा और समझाइए। इसे ऐसे देखिए, जब कोई कंपनी बहुत तेजी से विस्तार करना चाहती है तो उसके पास लिक्विडिटी यानी नकद होना चाहिए। ठीक है। वे ये 1,000 करोड़ रुपए आम जनता से नहीं बल्कि बड़े वित्तीय संस्थानों से प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ले रहे हैं। ऐसा करने से वे अपनी इक्विटी यानी शेयरों को डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं बल्कि सिर्फ अपने कॉर्पोरेट पूंजी ढांचे में थोड़ा कर्ज जोड़ रहे हैं। लेकिन कर्ज का मतलब है ब्याज, है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर आप 1,000 करोड़ रुपए बाजार से उठा रहे हैं तो आपको उस पर हर साल ब्याज चुकाना होगा और वो ब्याज सीधा आपके भविष्य के नेट प्रॉफिट को कम करेगा। तो एक निवेशक के नजरिए से
क्या ये कर्ज लेना भविष्य के कैश फ्लो पर एक अनावश्यक बोझ नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और हर रिटेल निवेशक को इस रिस्क का आकलन जरूर करना चाहिए। डिबेंचर के ब्याज का असर कंपनी के नेट प्रॉफिट प्रोजेक्शन पर जरूर पड़ेगा, लेकिन वित्तीय प्रबंधन में इसे ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ऑप्टिमाइजेशन? हाँ, मान लीजिए कंपनी ये 1000 करोड़ रुपए 8% या 9% के ब्याज पर उठाती है। अब अगर वे इस पैसे का इस्तेमाल नए छोटे शहरों में तेजी से जमीन खरीदने और नए क्लस्टर बनाने में करते हैं, अच्छा, और वहां से जो रिटर्न आता है, जिसे हम ROCE कहते हैं, वो 15% या 18% है। ओह, तो असल में वे सस्ते ब्याज पर पैसा उठाकर उससे ज्यादा का मुनाफा कमा रहे हैं। बिल्कुल। यानी वे अपने विकास को और तेजी दे रहे हैं, बिना अपने मौजूदा शेयरधारकों का हिस्सा कम किए। एकदम सही। ये 1000 करोड़ रुपए भविष्य की लिक्विडिटी को सुरक्षित करता है, ताकि जब भी उन्हें किसी नई लोकेशन पर अच्छी जमीन मिले तो उन्हें कैश के लिए सोचना ना पड़े। लेकिन जोखिम तब पैदा होता है जब ये नए स्टोर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन ना करें। याद कीजिए, हमने पहले सेगमेंट में क्या बात की थी कि मेट्रो शहरों में ग्रोथ फ्लैट हो गई है। हाँ, तो अब ये 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर जो नया विस्तार होगा वो मुख्य रूप से नॉन मेट्रो शहरों में होगा। अगर किसी कारणवश छोटे शहरों के नए क्लस्टर्स में रेवेन्यू प्रति वर्ग फुट उम्मीद से कम रहता है या वहां लॉजिस्टिक्स का खर्च बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में इस कर्ज का ब्याज चुकाना भविष्य के मुनाफे पर भारी पड़ सकता है। मतलब ये एक दो-धारी तलवार है। बिल्कुल, यही वो रिस्क है जो इस डिबेंचर के साथ आता है। तो अगर मैं इस पूरी कहानी के धागों को एक साथ जोड़ूं, तो ये एक बहुत ही सधा हुआ और क्रोनोलॉजिकल चक्र नजर आता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले कंपनी मेट्रो शहरों में सैचुरेशन देखती है। उसके जवाब में वे छोटे शहरों का रुख करते हैं। सही है। छोटे शहरों में कमाई की चुनौती से निपटने के लिए वे क्लस्टर रणनीति अपनाते हैं। इस रणनीति से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बचता है और इन्वेंट्री तेजी से घूमती है। इस भारी बचत से उनका EBITDA मार्जिन 8.3% पर बिल्कुल स्थिर रहता है। बिल्कुल। और अंत में इसी स्थिरता और मुनाफे का सबूत दिखाकर वे बाजार से 1000 करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज उठाते हैं, ताकि वे इस पूरे चक्र को किसी नए राज्य में फिर से दोहरा सके। ये किसी मशीन के गियर्स की तरह है जो एक दूसरे को घुमा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सारांश दिया आपने। ये बताता है कि 20.7 मिलियन वर्ग फुट का ये साम्राज्य केवल भाग्य या तुक्के से नहीं चल रहा है, बल्कि इसके पीछे इन्वेंट्री और पूंजी प्रबंधन का एक बहुत ही अनुशासित विज्ञान है। और इसीलिए जब मार्जिन स्थिर रहता है और EPS बढ़ता है, तो रिटेल निवेशकों का भरोसा इस कंपनी में और भी गहरा हो जाता है, भले ही मेट्रो शहरों में ग्रोथ रुक गई हो। तो आज के इस गहन विश्लेषण से हमने ये तो समझ लिया कि कैसे LFL ग्रोथ की सुस्ती को क्लस्टर मॉडल की ताकत और 1000 करोड़ के नए कर्ज की लिक्विडिटी से कैसे संतुलित किया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि श्रोतागण एक बहुत ही गहरे और थोड़े बेचैन करने वाले सवाल पर विचार करें। वो क्या है? देखिए, हमने देखा कि कैसे ये कंपनी छोटे शहरों में आक्रामक रूप से अपने क्लस्टर बना रही है और 20.7 मिलियन वर्ग फुट का जाल बिछा चुकी है। लेकिन जब अगले 5 या 10 सालों में ये विशाल ढांचा टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी पूरी तरह से फैल जाएगा और वहां भी मेट्रो शहरों की तरह सैचुरेशन आ जाएगा। हाँ। और जब 10 मिनट वाली क्विक कॉमर्स की आंधी उन छोटे शहरों के हर मोहल्ले तक पहुंच जाएगी, तो क्या सिर्फ एवरीडे लो कॉस्ट का ये पुराना मॉडल, जहां ग्राहकों को खुद चलकर स्टोर तक आना पड़ता है, कंपनी के मार्जिन को हमेशा के लिए बचा पाएगा? ये तो सच में सोचने वाली बात है। या फिर किसी दिन इस 20.7 मिलियन वर्ग फुट के विशालकाय जहाज को भी मजबूरन अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन यही वो चुनौती है जो भविष्य के रिटेल बाजार का असली विजेता तय करेगी। बिल्कुल। तो सोचने के लिए बहुत कुछ है। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। धन्यवाद। अलविदा।